यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम सॉल्व करने वाले हैं स्टाफ नर्स का ऑफिशियल 100 क्वेश्चन का पेपर, जिनका भी अपकमिंग टाइम में एमपी के लिए पेपर है, यूपी के लिए पेपर है, राजस्थान के लिए जीएनएम वालों का पेपर है। ये लोग इस क्लास को जरूर देखें क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला पेपर है। और आज जिनका भी 3 दिसंबर को झारखंड में एएनएम और ओएसएससी का जो एएनएम वालों का एग्जाम है, उन सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। आपका 11 बजे से 1 बजे तक पेपर है। आई होप आप लोग अपना पेपर बहुत ही अच्छे से देके आए। तो यहाँ पर आज का जो पेपर है, पूरे यहाँ पे 100 क्वेश्चन रहेंगे। पेपर का फॉर्मेट हिंदी इंग्लिश में है। जो आपका सिलेबस है नर्सिंग एग्जाम के लिए, चाहे सीएचओ का हो या फिर आपका और कोई अदर एग्जाम होता है, यूपी वालों के लिए भी मैंने क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल रहेगा। वो इसलिए क्योंकि आपको 100 जो क्वेश्चन आने हैं, 170 क्वेश्चन आने हैं, लेकिन आपका जो नर्सिंग कंटेंट है वो ज़्यादा आता है, तो उनके लिए भी ये क्वेश्चन हेल्पफुल रहेंगे। क्योंकि यहाँ पर एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक, साइकोलॉजी, साइकेट्रिक सभी क्वेश्चन इस पेपर में इंक्लूडेड किए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पूरा ऑफिशियल पेपर है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है इस पेपर में दोनों फॉर्मेट आपको आई थिंक प्रॉपर विजिबली शो हो रहे हो, तो यहाँ पे आपको कोई भी डाउट है जो नहीं होने चाहिए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, द टाइप ऑफ जॉइंट बिटवीन सैक्रम एंड कोकैक्सिस। तो जो कोकैक्स और सैक्रम एंड वाला पार्ट है वर्टिब्रल कॉलम का सैक्रम, देन आफ्टर कोकैक्स। तो यहाँ पर ये कुछ ना कुछ जॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ पर किस जॉइंट्स, कौन सा जॉइंट है जो सैक्रम और कोकैक्स के बीच में रहेगा? सिम्फाइसिस, साइनोस्टोसिस, सिंक्रोंडोसिस या फिर सिंडेस्मोसिस, कौन सा जॉइंट रहेगा यहाँ पर इनके बीच में? तो कोकैक्स और जो सैक्रम है इनके बीच में जो जॉइंट रहता है वो कौन सा जॉइंट है? वो सिम्फाइसिस जॉइंट। कौन सा जॉइंट है? सिम्फाइसिस जॉइंट। अगला क्वेश्चन है आपका, गॉल ब्लैडर इज लोकेटेड। गॉल ब्लैडर मतलब कि पित्ताशय कहाँ स्थित होता है? इन अपर राइट पार्ट ऑफ एब्डोमेन, ऑन राइट साइड ऑफ लिवर, ऑन लेफ्ट साइड ऑफ लिवर, या फिर बिलो है। यहाँ पे आपके ऑप्शन में दिया गया है कि गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है। तो गॉल ब्लैडर का काम क्या है? पित्ताशय का। जैसे लीवर ने तो अपना काम किया कि जो बाइल है उसको बनाया, स्टोर किया और रिलीज कर दिया, लेकिन जो गॉल ब्लैडर है अभी क्या काम करेगा? आपको एग्जाम में आता है। अब गॉल ब्लैडर मैंने बताया कि लीवर से रिलेट करता है, तो गॉल ब्लैडर का यहाँ पर फंक्शन क्या होगा? क्या काम करेगा गॉल ब्लैडर? तो गॉल ब्लैडर है जो, इसका मेन फंक्शन होता है कि जो लीवर ने जो बाइल बनाया, जो पित्त बनाया, उसको स्टोर करने का काम कौन करता है? लीवर। जैसे यदि आपको पूछें कि बाइल बनाता कौन है, गॉल ब्लैडर की लीवर, तब आपको कहना है लीवर, लेकिन इसके स्टोरेज वाला काम कौन करता है? तो स्टोर करेगा क्या? गॉल ब्लैडर। और ये बाइल क्या करेगा? कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और बाइल सॉल्ट से मिलके बना हुआ होता है एक तरीके से, तो यहाँ पर डाइजेशन में आपकी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर गॉल ब्लैडर कहाँ पर रहेगा? बिलो द लिवर। यहाँ पे आप इमेज देखेंगे तो उससे आपको इजीली समझ में आएगा कि गॉल ब्लैडर कहाँ पे होता है? बिलो द लिवर। लिवर जो भी बाइल बनाएगा उसको स्टोर करने का काम कौन करेगा? गॉल ब्लैडर। जरूरत पड़ने पर बाइल डक्ट के थ्रू यही रिलीज होगा। तो ये कहाँ पे रहेगा? यकृत के नीचे, ना दाईं ओर ना बाईं ओर। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन, द टाइप ऑफ मेम्ब्रेन दैट लाइंस द नी जॉइंट। तो घुटने के जोड़ में कौन सी झिल्ली लगी होती है? तो जो आपका नी है यहाँ पर कौन सी मेम्ब्रेन है जो कि कवर अप रहेगी, लाइन अप रहेगी? म्यूकस, एपिथेलियल, सिरोसस या फिर साइनोवियल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन रहती? बहुत ही ईजी है, तो ये होती है साइनोवियल मेम्ब्रेन। आपने देखा होगा कि जो घुटने के यहाँ पर जिनको भी दर्द होता है या फिर जो टेस्टिंग की जाती है, तो यहाँ पे साइनोवियल फ्लूइड एस्पिरेट किया जाता है, और यही साइनोवियल फ्लूइड यदि ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो घुटने से चट चट आपको साउंड आना भी स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर क्या है कि कौन सी मेम्ब्रेन है जो नी जॉइंट के यहाँ पर कवरिंग में? तो वो साइनोवियल मेम्ब्रेन। और यहाँ पर एक फ्लूइड होता है साइनोवियल फ्लूइड, जो कि फ्रिक्शन में, इसमें फ्रिक्शन में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी।
मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर, थायराइड, पैंक्रियाज या फिर पिट्यूटरी? कौन सी ग्लैंड है जो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड है? लीवर है, थायराइड, पैंक्रियाज है कि पिट्यूटरी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ी ग्रंथि कहते हैं तो क्या है? लीवर। यदि सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड पूछते तब आप कहते क्या? थायराइड। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट आपको कहा है कि लार्जेस्ट ग्लैंड, तो आपको कहना है लीवर। यदि यहाँ पर आपको कहते एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, तब आप क्या कहते? थायराइड। लेकिन यहाँ पे पूछा है ओनली ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इज। मानवीय आंख वस्तु की इमेज बनाती है अपने कौन से पार्ट पर? कॉर्निया पर, आइरिस पर, प्यूपिल पर कि रेटिना पर? ह्यूमन आई है जो आंखें हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, इमेज कहाँ पे बनाएंगी? तो इमेज हमेशा बनती है कहाँ पर? रेटिना पर। कहाँ पे बनेगी? रेटिना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ लीवर। ये देखिए मैंने जस्ट अभी आपको बताया था गॉल ब्लैडर का फंक्शन। अब यहाँ पे कहा है कि लीवर का फंक्शन क्या है? न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड मेटाबॉलिज्म, यहाँ पर आपको आई थिंक प्रॉपर विजिबल हो रहा होगा, एंड एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी। दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट तथा लिपिड मेटाबॉलिज्म एंड बिलिरुबिन को एक्सक्रीट करना, विटामिन डी को एक्टिवेट करना। फिर तीसरे ऑप्शन में है कि एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी, न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। लास्ट में है न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म, एक्टिवेशन ऑफ विटामिन डी और एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन। तो यहाँ पर लिवर के फंक्शन में कौन सा आपका सही आंसर होगा? लिवर का जो मेन काम होता है क्या? बिलिरुबिन बना के एक्सक्रीट करना और स्टोर होके जाएगा कहाँ पे? आपके गॉल ब्लैडर में। विटामिन डी को एक्टिवेट करने का काम भी यही करेगा। और जो भी आपके लिपिड हैं, कार्बोहाइड्रेट है, इनका मेटाबॉलिज्म भी लिवर करेगा। अब आपको इन ऑप्शंस में से कौन सा है जिसमें सभी चीजें बताई गई हैं? तो वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। कार्बोहाइड्रेट और लिपिड का मेटाबॉलिज्म करना, बिलिरुबिन को एक्सक्रिएट करना और विटामिन डी को एक्टिवेट करना। तो ये काम किसका है? लीवर का। अगला क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पिरेटरी एफर्ट इज। लार्जेस्ट क्वांटिटी है एयर की, क्या है? लार्जेस्ट क्वांटिटी है एयर की जो कि मैक्सिमली इंस्पायर्ड एफर्ट के कारण है। वो क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स या फिर लंग वॉल्यूम। तो ये कौन सा है यहाँ पर टर्म आपको यूज किया जाएगा कि जो भी आप क्या है लार्जेस्ट क्वांटिटी है किसकी? एयर की। जो भी आपने एयर छोड़ी और उसके बाद है जो इंटरनली जो आपके सांस खींचते हैं उस टाइम पर जो आपका एफर्ट लगता है उसको लेके, तो जो पूरा टर्म यूज किया जाएगा वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। वो एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन दोनों की बात की गई है। तो लंग्स की कितनी क्षमता है वो, तो यहाँ पर क्या है? वाइटल कैपेसिटी ऑफ द लंग्स। अगला क्वेश्चन है, द रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ सेंस ऑफ हियरिंग इन द ईयर ऑफ ह्यूमन बीइंग इज। रिसेप्टर ऑर्गन कौन सा है ह्यूमन ईयर में? रिसेप्टर ऑर्गन कौन सा है? सेक्युलस, आर्टिकुलस, मिडिल ईयर या फिर कोक्लिया? कौन सा है रिसेप्टर ऑर्गन? तो वो है क्या? कोक्लिया। क्या है? कोक्लिया। नेक्स्ट वन, इन द किडनी ऑफ ह्यूमन बीइंग लूप ऑफ हेनले इज फाउंड। किडनी में लूप ऑफ हेनले कहाँ पाए जाते हैं? मेडुला में, कॉर्टेक्स में, पेल्विस में कि पिरामिड में? कहाँ पे पाए जाते हैं लूप ऑफ हेनले? तो ये पाए जाते हैं मेडुला पार्ट में। कहाँ पर? मेडुला पार्ट में। अगला क्वेश्चन है, द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। तो किडनी की वृक्क की कार्यात्मक इकाई तो वो होते हैं क्या? नेफ्रॉन। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन रहेंगे वो। अगला क्वेश्चन है, विच मेथड डज नॉट बिलोंग्स टू स्टरलाइजेशन बिलो 100 डिग्री सेल्सियस। कौन सी मेथड है 100 डिग्री से भी कम होने वाले स्टरलाइजेशन प्रोसेस का हिस्सा नहीं है? होल्डर्स मेथड ऑफ पास्चराइजेशन, टिंडलाइजेशन, फेस मेथड ऑफ पास्चराइजेशन या फिर इंस्पिसेशन जिसको कहते हैं संघनन। तो कौन सी मेथड है? तो क्या है? टिंडलाइजेशन, टिंडलीकरण या फिर टिंडलाइजेशन। यहाँ पर 100 डिग्री टेम्परेचर का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्या है? टिंडलाइजेशन जो मेथड है
इसमें 100 डिग्री का भी यूज नहीं किया जाता है। यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड के यहाँ पे क्या कहा है कि बिलो 100 डिग्री के, मतलब 100 डिग्री के नीचे है जो कौन सी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगी, तो वो क्या होगी, टिंडलाइजेशन। क्या है, टिंडलाइजेशन। ये मेथड है जो 19वीं शताब्दी में स्टरलाइजेशन के लिए, स्पेशली खाने के लिए लाई गई थी। जॉन टिंडल ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसीलिए इस मेथड का नाम भी क्या पड़ गया, टिंडलाइजेशन। और इस टिंडलाइजेशन मेथड में 100 डिग्री टेम्परेचर ही, सॉरी, जो टिंडलाइजेशन मेथड में क्या 100 डिग्री टेम्परेचर यूज किया जाता है, लेकिन 100 से कम नहीं। इसीलिए यहाँ पे 100 वाली मेथड की बात की गई है कि 100 डिग्री से कम होने वाले निर्जीवाणुकरण से कौन सी विधि संबंधित नहीं है। ये 100 डिग्री के ऊपर ही है, इसीलिए यहाँ पे, बाकी यहाँ पे क्या है, जो टेम्परेचर है 100 डिग्री से भी कम होगा तो भी पास्चराइजेशन में काम हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सी औषधि है जो प्रोटीन संश्लेषण में अवरोधित करती है। ऑप्शन है यहाँ पर पेनिसिलिन, सेफेलोस्पोरिन, बैट्रेसिन या फिर बेसिट्रेसिन या फिर अमीकासिन। कौन सी मेथड है जो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी, तो ये करती है यहाँ पर पेनिसिलिन। क्या करेगी, पेनिसिलिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनबॉर्न इम्यूनिटी, इनबॉर्न और या फिर ये कह सकते हैं कि जन्म से मिली हुई इम्यूनिटी कौन सी है, नेचुरल, इनेट, नेचुरोपैस्टरल इम्यूनिटी, बोथ ए एंड बी। कौन सी इम्यूनिटी है, तो वो होती है नेचुरल और इनेट, जो कि आपको एट द टाइम ऑफ बर्थ से ही मिलती है, तो ये होंगे आपके दोनों, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन, एसिड फास्ट स्टैनिंग इज जनरली यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ, एसिड फास्ट स्टैनिंग कौन से बैक्टीरिया को डायग्नोस करने के लिए यूज, आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, स्टेफाइलोकोकस ओरियस, इकोलाई, माइकोबैक्टीरिया या फिर माइकोप्लाज्म। किसके लिए है ये मेथड, तो ये होती है माइकोबैक्टीरिया के लिए। एसिड फास्ट स्टैनिंग और जील नेल्सन स्टैनिंग, यहाँ पे आपको ये भी नाम याद रखना है, जील नेल्सन स्टैनिंग और एसिड फास्ट स्टैनिंग मेथड, ये किसके लिए, माइकोबैक्टीरिया को डायग्नोस, माइकोबैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, तो एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन कौन करती है, टी सेल, प्लाज्मा सेल, माइक्रोफेज या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। कौन सी सेल है जो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करती है, तो वो है टी सेल्स। कौन सी, टी कोशिका के द्वारा या फिर टी सेल्स। अगला क्वेश्चन है, द नर्सिंग प्रोसेस इज यूटिलाइज्ड टू, नर्सिंग प्रोसेस का उपयोग किया जाता है किसके लिए, प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू मीट द नीड्स ऑफ द क्लाइंट, encourage the family to make decision regarding patient care, increase the involvement of allied healthcare professional in decision making, या none of the above। किसके लिए है जो किया जाता है, नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस में एक सिस्टमेटिक, ऑर्गेनाइज्ड, कॉम्प्रिहेंसिव मेथड, अप्रोच यूज किए जाते हैं क्लाइंट्स की नीड्स को लेके, ना कि फैमिली को या फिर डिसीजन मेकिंग को लेके। यहाँ पर आपको क्लाइंट देखना है, जब आपको एग्जाम में इस तरीके से आए कि नर्सिंग प्रोसेस हॉस्पिटल में होगी, ना कि आप घर जाके किसी के नर्सिंग प्रोसेस वाले स्टेप फॉलो करें जाके। तो यहाँ पर नर्सिंग प्रोसेस का जो हिस्सा है वो क्या है, सिस्टमिक, ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द, जो भी आपके क्लाइंट्स की जरूरत है उसको देखते हुए। नेक्स्ट, ओपन बेड इज फॉर, तो जो ओपन बेड है किसके लिए, न्यू पेशेंट, ऑपरेटेड पेशेंट, कार्डियक पेशेंट या फिर स्मॉल चिल्ड्रन के लिए, किसके लिए होते हैं। ओपन बेड का मतलब है जो नए पेशेंट आते हैं उनके लिए, नए मरीज के एडमिशन के लिए। नेक्स्ट वन, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू अनदर पर्सन विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन इज, किसी दूसरे व्यक्ति पर वैधानिक औचित्य के बिना बल प्रयोग करना, विदाउट, आपका जो लॉ है, आपके जो एथिक्स वो आपको परमिशन नहीं देते, लेकिन आप उसको फोर्सफुली कुछ भी मेडिकेशन दे देते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या बैटरी, नेग्लिजेंस, टॉर्ट या फिर क्राइम, क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा बैटरी। क्या कहलाएगा, बैटरी। किसी दूसरे व्यक्ति पर जो विदाउट लॉ जस्टिफिकेशन के आप कुछ भी करते हैं तो वो क्या है, वो बैटरी। नेक्स्ट वन, द सेकेंड स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, तो नर्सिंग प्रोसेस का दूसरा स्टेप क्या, असेसमेंट, नर्सिंग केयर, नर्सिंग डायग्नोसिस या फिर हेल्थ प्रमोशन, कौन सा है। फर्स्ट असेसमेंट,
ये पहला है, ये दूसरा है यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोसिस, तीसरा आता है प्लानिंग, चौथा होता है इम्प्लीमेंटेशन और पांचवा होता है इवैल्यूएशन। यहाँ पर क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस। नेक्स्ट वन, द टर्म इन्फॉर्म्ड कंसेंट मीन्स, तो इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या है? मरीज को जानकारी प्रदान करना, नर्सों को जानकारी प्रदान करना, परिवार के सदस्यों को जानकारी देना, या फिर टू टेक कंसेंट फ्रॉम पेशेंट और हिज फैमिली मेंबर फॉर एनी सर्जरी और एनी अदर प्रोसीजर। इन्फॉर्म कंसेंट पे आप साइन कराते हैं मरीज के लिए जब भी कोई सर्जरी हो रही हो तब, या फिर कुछ ऐसा प्रोसीजर हो रही हो जिसमें मरीज को कुछ नुकसान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन आप लीगल जो इम्प्लीकेशंस है, लीगल कंडीशन जो प्रॉब्लम्स होती हैं बाद में उनसे बच सके, इसीलिए क्या साइन कराया जाता है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट। या तो मरीज साइन कर सकता है, यदि मरीज की कंडीशन ठीक नहीं है तो मरीज के फैमिली वाले भी इसको साइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सनलाइट इज अ गुड सोर्स ऑफ, तो सूर्य की किरणें किसका सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन डी, ए या फिर ई और के। तो आपकी स्किन कौन से विटामिन को एब्जॉर्ब करती है? तो विटामिन डी। कौन सा? विटामिन डी। नेक्स्ट वन, फंक्शन ऑफ अ प्रोफेशनल नर्स आर दी फॉलोइंग एक्सेप्ट, प्रोफेशनल नर्स के सभी काम है किसी एक को छोड़कर। टू प्रोवाइड बेसिक नर्सिंग केयर टू ऑल योर रिलेटिव्स, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन एज प्रिस्क्रिप्शन, टू पार्टिसिपेट इन रिसर्च, टू पार्टिसिपेट इन नर्सिंग स्टूडेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम। प्रोफेशनल नर्स की बात की जा रही है, प्रोफेशनल नर्स सब कुछ करेगी किसी एक को छोड़कर, मेडिकेशन देगी, रिसर्च में भी हिस्सा लेगी, स्टूडेंट्स की जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होती है उसमें भी हिस्सा लेगी, लेकिन उसकी फैमिली या फिर नर्सिंग केयर उसकी फैमिली वालों को क्यों देगी? वो बेसिक नर्सिंग केयर टू ओनली रिलेटिव्स, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो प्रोफेशनल नर्स का ये काम बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट वन, ऑक्यूपाइड बेड मीन्स, ये पेपर मैंने अभी परसों सॉल्व कराया था, एक इसी तरीके का पेपर था, उसमें भी ये क्वेश्चन था कि ऑक्यूपाइड बेड का मतलब क्या है? प्रिपेयरिंग कंफर्टेबल बेड विथ एलिवेशन ऑफ फुट एंड मेक अ कंफर्टेबल बेड विथ द पेशेंट इन व्हेन द पेशेंट कैन नॉट गेट आउट ऑफ द बेड, या फिर द बेड विच इज अबाउट टू बी ऑक्यूपाइड बाय अ पेशेंट। तो यहाँ पर ऑक्यूपाइड बेड का मतलब क्या है? तो ऑक्यूपाइड बेड का मतलब होता है आरामदायक बिस्तर बनाना, जिसमें मरीज है जो बिस्तर से उठ नहीं सकता है लेकिन वो वहीं पर कंफर्टेबली लेट सके, तो क्या है यहाँ पर आरामदायक बिस्तर और कंफर्टेबल बेड। नेक्स्ट वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, तो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? गिविंग गुड केयर, हैंड वॉशिंग, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, या फिर ड्रिंकिंग टैप वाटर। तो यहाँ पर जो प्रिवेंट इन्फेक्शन की बात की जा रही है, इन्फेक्शन से बचने के लिए जो बेस्ट तरीका है वो क्या है? हैंड वॉशिंग, फ्रिक्वेंट हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट वन, हॉस्पिस इज द ट्रीटमेंट कॉन्सेप्ट फॉर, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में और इसके पहले पढ़ा वो भी बहुत आता है। तो यहाँ पर हॉस्पिस है जो किस उपचार की अवधारणा के लिए है? टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट, कार्डियक पेशेंट, साइकेट्रिक मरीज, या फिर रीनल फेलियर वाले पेशेंट। हॉस्पिस केयर है जो दी जाती है कैंसर इल पेशेंट के लिए, किसके लिए? कैंसर इल पेशेंट के लिए, टर्मिनली इल कैंसर मरीज के लिए। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशंस पेशेंट इज नॉट लाइंग डाउन, कौन सी पोजीशन में मरीज लेट नहीं सकता? ट्रेंडलाइन वर्ग, सिम्स, फॉलोअर, या फिर रोज। कौन सी पोजीशन में मरीज नहीं लेट सकता है? वो फाउलर पोजीशन। सिम्स, रोज, ट्रेंडलाइन वर्ग में है जो हेड है जो डाउन साइड रहेगा, बाकी जो लोअर एरिया है वो अपर साइड को किया जाएगा। तो यहाँ पर जिस पोजीशन में लेटेगा नहीं, इसमें कैसा रहेगा? हाफ सिटिंग रहेगा, तो होगा फाउलर पोजीशन। नेक्स्ट वन, नी चेस्ट पोजीशन इज ऑल्सो नोन एज कार्डियक, सुपाइन, लिथोटोमी, या फिर जेन्यू पेक्टोरल पोजीशन। तो नी चेस्ट पोजीशन का दूसरा नाम है जेन्यू पेक्टोरल पोजीशन। ये जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर पोजीशन को लेके विथ इमेज के आपको पढ़ाए गए हैं, क्योंकि जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आते हैं उनमें या तो पोजीशन बना के दी जाती है, यहाँ पर तो अदर नेम पूछा है, लेकिन कुछ एग्जाम्स जैसे नॉर्सेट हो गया या फिर लास्ट टाइम से एमपी के 2 बार के पेपरों में 3 क्वेश्चन है जो इमेज बेस्ड आए हैं हर सेट में। इस तरीके से यहाँ पर हो सकता है आपको ट्रेंडलाइन वर्क पोजीशन, सुपाइन या फिर लिथोटोमी पोजीशन की क्या करते हैं? इमेज दे दें, पूछे कि कौन सी पोजीशन है, लेकिन नीचे पोजीशन का नाम पूछा है यहाँ पर, तो क्या? जेन्यू पेक्टोरल पोजीशन। नेक्स्ट वन ऑफ द गोल्डन रूल्स ऑफ फर्स्ट एड,
प्राथमिक चिकित्सा का गोल्डन रूल क्या है? केयर ऑफ पेशेंट, सेविंग लाइफ, हेल्प द पेशेंट या फिर नन ऑफ द अबव? फर्स्ट एड और प्राथमिक चिकित्सा का जो एम होता है वो क्या होगा? सेविंग द लाइफ, मरीज की जान बचाना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बाद में केयर तो बाद में होगी, जान बचेगी जब तो केयर पर कर पाएंगे। फर्स्ट एड में आपकी जो गोल्डन रूल है वो क्या है? वो है सेविंग द लाइफ। नेक्स्ट वन, कॉम्प्रिहेंसिव इंडिविजुअलाइज्ड केयर प्रोवाइडेड बाय द सेम नर्स थ्रू आउट द पीरियड ऑफ केयर रेफर्स टू। सेवा की अवधि में व्यापक तथा व्यक्तिगत सेवा एक ही नर्स के द्वारा प्रदान करने का मतलब क्या है? टीम नर्सिंग, प्राइमरी नर्सिंग, होम हेल्थ नर्सिंग या क्रिटिकल केयर नर्सिंग? एक क्वेश्चन मैनेजमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के जो आपको एग्जाम में आते हैं कि कोई भी मरीज की कॉम्प्रिहेंसिव और एक इंडिविजुअलाइज्ड तरीके से सेम नर्स पूरा उसकी केयर करती है अकेले, तो वो कौन सी केयर है? वो कहलाती है आपकी प्राइमरी नर्सिंग, क्योंकि यहाँ पर कहा है सेम नर्सिंग और कोई एक पर्टिकुलर मरीज है उसके लिए। नेक्स्ट वन, प्रायोरिटीज ऑफ प्लानिंग इन नर्सिंग प्रोसेस इज डन बाय। तो प्रायोरिटी किस बेस पे काम करेंगे आप एज अ नर्स? आप जब प्लानिंग बनाते हैं तो किस तरीके की प्रायोरिटी होंगी? इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल पर, इंटरपर्सनल थ्योरी, स्टेज ऑफ इलनेस मॉडल या फिर मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स? बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रायोरिटी मतलब प्रायोरिटी की बात करी जाए तो हायरार्की नीड्स थ्योरी है जो आपको याद आ जाएगी इस तरीके से। तो क्या है, क्योंकि ये प्रायोरिटी बेस्ड है, जो आपकी ज़रूरतें हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे थ्योरी बढ़ती जाती है। तो वैसे ही यहाँ पर क्या है, नर्सिंग प्रोसेस में प्लानिंग वाला सेक्शन प्रायोरिटी वाइज क्या रहेगा? मास्लो हायरार्की ऑफ। एंजाइना पेक्टोरिस इजन, तो एंजाइना पेक्टोरिस क्या है? डिसीज कंडीशन, क्लिनिकल सिंड्रोम, इन्वेस्टिगेट प्रोसीजर या फिर नन ऑफ द अबव? एंजाइना पेक्टोरिस की बात की जा रही है, क्या है? क्लिनिकल सिंड्रोम। क्या है? क्लिनिकल सिंड्रोम। एंजाइना पेक्टोरिस का मतलब क्या है? चेस्ट पेन, और एक तरीके की डिसीज नहीं है, सिंड्रोम है और साइन है। नेक्स्ट वन, टू बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूरिज्म। तो एन्यूरिज्म के जो बेसिक क्लासिफिकेशन है वो क्या है? ट्रू एंड फॉल्स, एक्यूट एंड क्रॉनिक, गुड एंड बैड, या राइट एंड लेफ्ट एन्यूरिज्म? कौन से है जो यहाँ पर एन्यूरिज्म का क्लासिफिकेशन है? तो ट्रू एंड फॉल्स क्या है? ट्रू एंड फॉल्स एन्यूरिज्म क्या है यहाँ पर? ट्रू एंड फॉल्स एन्यूरिज्म, दो एक बेसिक जिससे यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अब ट्रू एन्यूरिज्म और फॉल्स में क्या होगा? ट्रू एन्यूरिज्म में एक तरीके से हम ये कहेंगे कि जो आर्टरीज की वॉल है क्या है, बहुत ज़्यादा तरीके से वो होंगी, क्या होंगी? बहुत ज़्यादा तरीके से दूसरी जगह जाके बल्ज होंगी, फैलेंगी। लेकिन जो फॉल्स एन्यूरिज्म है इसमें वल्ज होके एक अलग तरीके का पाउच बना लेंगी। क्या करेंगी? अलग तरीके का पाउच बनाएंगी, तो क्या कहलाएगा? फॉल्स एन्यूरिज्म। जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन है वो क्या है? ट्रू एंड फॉल्स एन्यूरिज्म। नेक्स्ट वन, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस किस तरीके का वैसिलाई है? वायरस है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ग्राम पॉजिटिव वायरस या फिर ग्राम नेगेटिव वायरस? बैसिलस मतलब बैक्टीरिया, वायरस का मतलब वायरस ही यहाँ पर। तो माइकोबैक्टीरियम किस तरीके का है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस है जो किस तरीके का बैक्टीरिया है या फिर बैसिलस है? तो ये है यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव बैसिलस। कौन सा? ग्राम पॉजिटिव बैसिलस। नेक्स्ट है कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट का मतलब क्या? हृदय संरोध। स्लो डिक्रीजिंग ऑफ हार्ट फंक्शन हैज नो रिलेशन विथ हार्ट फंक्शन। इज सडन कंप्लीट अरेस्ट ऑफ हार्ट फंक्शन इज ड्यू टू लेस इनटेक ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा यहाँ पर इसका मतलब? तो यहाँ पर कार्डियक अरेस्ट का मतलब होगा यदि स्लो होगा तो मरीज को पता नहीं चल जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन ये क्या है? सडन कंप्लीट अरेस्ट ऑफ हार्ट फंक्शन, हार्ट के जो काम है अचानक से रुक जाना, सडनली। नेक्स्ट वन, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर इज मोस्ट कॉमन इन। तो ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर किस में देखने को मिलता है? एडल्ट्स में, चिल्ड्रन, वुमेन की, ब्लैक्स में, अश्वेतों में? किस में देखने को मिलता है? तो बच्चों में सबसे ज्यादा ये बच्चों में होता है। हैंड में फ्रैक्चर, एक बोन बेंड हो जाएगी लेकिन पूरी तरीके से दो टुकड़ों में नहीं टूटेगी, तो कहलाता है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। होता है चिल्ड्रंस में। यदि एल्डर में पूछें तो एल्डर में होता है कूलेस फ्रैक्चर, लेकिन यहाँ पर ग्रीन स्टिक पूछा है तो किस में होता है? बच्चों में। अगला क्वेश्चन है स्टोमेटाइटिस इज अ।
स्टोमेटाइटिस का मतलब क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूट्रस या फिर माउथ। कहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा? आइटिस जुड़ा मतलब इन्फ्लामेशन है। कहाँ पे इन्फ्लामेशन के लिए स्टोमेटाइटिस कहा गया है? तो है इन्फ्लामेशन इनसाइड द माउथ। कहाँ पे? स्टमक के लिए कहेंगे गैस्ट्राइटिस। क्या कहेंगे? गैस्ट्राइटिस। यहाँ पर लेकिन बात की जा रही है किसकी? इन्फ्लामेशन ऑफ इनसाइड द माउथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंटल कैरीज इज ऑल्सो नोन एज, डेंटल कैरीज दंत क्षय को क्या कह सकते हैं? एब्सेंस ऑफ टीथ, आर्टिफिशियल डेंचर, ब्रेकिंग ऑफ टीथ या फिर टूथ डिके। क्या कहा जाता है? डेंटल कैरीज को कहा जाता है दांतों की सड़न। क्या है? दांतों की सड़न और टूथ डिके। नेक्स्ट वन, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेडेक इन माइग्रेन, तो जिनको माइग्रेन होता है उनमें सिर दर्द कैसा हो? एक तरफ, थ्रोबिंग, ए एंड बी या फिर नन ऑफ दी अबव। किस तरीके का सिर दर्द होता है जिसमें माइग्रेन होता है? यूनिलेटरल मतलब है तो लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड। इतना भयानक होगा कि मेडिसिन भी काम नहीं करती उस टाइम पर। तो आपका आंसर क्या होगा? ए एंड बी, थ्रोबिंग भी और यूनिलेटरल भी। नेक्स्ट वन, विच इज द कॉमन प्रेसिपिटेट फैक्टर फॉर टिश्यू डैमेज इन द स्टमक फूड। तो स्टमक फूड वाले मरीज में टिश्यू डैमेज के लिए कौन से प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होंगे, मतलब और ज्यादा उस चीज को कर सकते हैं? बोनी फ्रैक्चर, रेज्ड कोलेस्ट्रॉल, आर्टरियल एम्बोलिज्म या फिर माइनर ट्रॉमा। क्या होगा यहाँ पर? तो होगा माइनर सा ट्रॉमा। टिश्यू डैमेज करने के लिए यदि स्टमक फूड है, क्या है? स्टमक फूड है, तो यहाँ पर जो वहाँ के टिश्यूज है उनको डैमेज करने के लिए एक छोटा सा ट्रॉमा ही काफ़ी है। छोटा सा ट्रॉमा ही काफ़ी है। स्टमक फूड में क्या होगा कि उस एरिया में ब्लड की सप्लाई नहीं होगी, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। वहाँ पर यदि थोड़ी सी भी चोट लग जाए तो जब वहाँ पर जब ना ब्लड जाएगा ना ऑक्सीजन जाएगा, छोटी सी चोट लगने पर भी वहाँ के टिश्यू डैमेज हो सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा? माइनर ट्रॉमा। नेक्स्ट इज, in the post operative day before starting oral diet, nurse should observe for which of the following sign। तो यदि आफ्टर द सर्जरी के बाद जब मरीज को ओरल डाइट स्टार्ट की जानी है, लेकिन उस ओरल डाइट के पहले आप क्या चेक करेंगे? बाउल साउंड, फीलिंग ऑफ हंगर, गैग रिफ्लेक्स या फिर स्किन डिहाइड्रेशन। कौन सा साइन आप चेक करेंगे? तो होगा आपका बाउल साउंड। क्या होगा? आंतों की ध्वनि चेक की जाएगी। नेक्स्ट वन, which of the following drug is administered to minimize respiratory secretion preoperatively। कौन सी दवा है? कौन सी दवा है जिसको जो आप लगाने के पहले है जो प्री ऑपरेटिवली रेस्पिरेटरी सीक्रेशन को मिनिमाइज करेगी? वैलियम, फिनार्जिन, एट्रोपिन सल्फेट या फिर मॉर्फिन। तो कोई भी सर्जरी होती है उसके पहले ताकि जो मुंह से क्या हो सीक्रेशन है जो कम हो, रेस्पिरेटरी सीक्रेशन को कम करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है वो होती है एट्रोपिन सल्फेट। क्या होती है? एट्रोपिन सल्फेट। क्योंकि यदि सीक्रेशन ज़्यादा होगा तो हो सकता है कि वो सीक्रेशन के कारण है जो सीक्रेशन ज़्यादा होगा, तो यदि ओरल सीक्रेशन या रेस्पिरेटरी सीक्रेशन स्पेशली, तो क्या होगा? एस्पिरेट होने का चांस रहेगा। तो यहाँ पर उसी को प्रिवेंट करने के लिए क्या दिया जाएगा? एट्रोपिन सल्फेट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग इंडक्शन ऑफ स्पाइनल एनेस्थीसिया। स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद कौन से कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकते हैं? हाइपोटेंशन, हाइपरथर्मिया, डिस्निया, फिर बर्निंग, मिक्चुरेशन। तो जो कॉमन है वो होता है हाइपोटेंशन, बीपी का लो होना। क्या है? जो कॉम्प्लिकेशन है स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद वो क्या है? लो बीपी और हाइपोटेंशन। नेक्स्ट वन, मलेरिया पैरासाइट इज बेस्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम अ पेशेंट। मलेरिया रोगी में मलेरिया परजीवी सर्वोत्तम रूप से कब प्राप्त होगा? एन आवर आफ्टर राइज ऑफ टेम्परेचर, व्हाइल टेम्परेचर इज राइजिंग शार्पली, आफ्टर टेम्परेचर बिकम्स नॉर्मल, या फिर कोई भी समय। कब है जो प्रॉपर तरीके से पता चलेगा मलेरिया पैरासाइट जब आप चेक करेंगे तो वो होगा व्हाइल टेम्परेचर इज राइजिंग शार्पली, जब टेम्परेचर बहुत फास्ट बढ़ रहा हो उस टाइम पर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्प्रेड ऑफ डेंगू। तो डेंगू के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? एडीज मॉस्क्यूटो, एनाफिलीज मॉस्क्यूटो, क्यूलेक्स या फिर हाउस फ्लाई। क्या रिस्पॉन्सिबल है डेंगू के लिए? तो वो है यहाँ पर एडीज मॉस्क्यूटो। व्हाट आर द साइन ऑफ कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट के क्या लक्षण हैं? डबल विजन ऑफ आई, हेलस अराउंड लाइट, ब्लरिंग ऑफ विजन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। कैटरैक्ट और मोतियाबिंद के लक्षण यहाँ पे पूछे गए हैं, तो कौन से होंगे यहाँ पर?
जो कैटरेक्ट है इसमें क्या होगी, जो आपकी लेंस है आँखों के उन पर ओपेसिटी छाएगी, तो इसके कारण डबल विज़न भी हो सकता है। जो आपकी आँखों में जो लाइट है क्या है वो आपको हेलस विज़न भी देखने को मिलेगा, ब्लर विज़न भी होगा, मतलब धुंधला भी दिखाई देगा। तो ये आंसर सभी होंगे। यदि कहते टनल विज़न, क्या है टनल विज़न, जिसमें आपको ओनली इस बीच का बस दिखेगा, तो वो होता है किसमें, ग्लूकोमा में। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि हेलस अराउंड द लाइट, ब्लरिंग विज़न और डबल विज़न तो ये देखने को मिलते हैं कैटरेक्ट में। नेक्स्ट वन, सनकेन फॉन्टेनेल इज अ साइन ऑफ। सनकेन फॉन्टेनेल किसका लक्षण है, डिहाइड्रेशन, हाइड्रोसेफेलस, डाउन सिंड्रोम या फिर टर्नर सिंड्रोम, किसमें देखने को मिलेंगे, तो ये देखने को मिलता है डिहाइड्रेशन में। किसमें, सनकेन फॉन्टेनेल, जब सीवियर डिहाइड्रेशन होता है तब। नेक्स्ट वन, मिलियार्ड्स रूल ऑफ 10 इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। मिलियार्ड्स रूल जो 10 इंक्लूडेड है सभी किसी एक को छोड़कर। 10 किलोग्राम 10 मंथ, 10 वीक्स, 10 ग्राम % HB या फिर 12 मंथ। तो यहाँ पर पूछा गया है क्या है, मिलियार्ड्स रूल ऑफ 10। मिलियार्ड्स रूल ऑफ 10 में सभी इंक्लूडेड हैं किसी एक को छोड़कर। तो आपको पता होना चाहिए कि मिलियार्ड्स रूल है क्या, क्या है, मिलियार्ड्स रूल ऑफ 10 है क्या। जो हिस्टोरिकली ये जो यूज़ किया जाता था सर्जरीज़ के लिए यूज़ किया जाता था कि यहाँ पर बेबी है जो यदि 10 वीक की एज का हो या 10 वीक से ज़्यादा का हो, 10 किलोग्राम का हो, 10% हीमोग्लोबिन हो और यहाँ पर ब्लड सेल काउंट भी 10,000 से ज़्यादा हो, मतलब हर एक चीज़ है जो क्या है 10। जो बेबीज़ में सर्जरी वगैरह की जानी होती थी तो उसके लिए यूज़ किया जाता था। इसका नाम क्या है, जो क्लिनर्स रूल ऑफ 10 क्या है, सॉरी मिलार्ड्स रूल ऑफ 10 है। तो इसमें यदि बच्चे की सर्जरी भी की जानी है तो 10 वीक से ज़्यादा का हो, 10 महीने से ज़्यादा का हो, 10 किलोग्राम से ज़्यादा का और 10 ग्राम % HB हो। लेकिन आंसर आपका क्या होगा, 12 मंथ, क्योंकि एक्सेप्ट करके क्वेश्चन पूछा इसलिए। नेक्स्ट वन, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन इज, जन्मजात विकृति मल्टीफैक्टरल होती है, कॉज्ड मेनली बाय क्रोमोसोमल एनोमलीज, कॉज्ड मेनली बाय ड्रग इंजेक्शन, कॉज्ड मेनली बाय एक्सपोजर टू रेडिएशन। तो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन है जो मल्टीफैक्टरल हो सकती है। मल्टीफैक्टरल का मतलब है कि क्रोमोसोम से भी हो सकती है, कुछ दवाई खाने से भी हो सकती है, प्रेगनेंसी में यदि कुछ खा लिया आपने, और रेडिएशन के कारण भी हो सकती है। इसीलिए यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, मल्टीफैक्टोरियल, बहु उपादनीय। नेक्स्ट वन, मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन अकर्स, तो जो आपके मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस उम्र में होता है, इन्फेंसी, एडोलेसेंट, फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी या फिर स्कूल गोइंग एज में। सबसे ज़्यादा दिमाग विकसित होता है इन्फेंसी पीरियड में। बच्चों को आप इन्फेंसी पीरियड में कुछ भी सिखाओगे 1-2 बार में सब सीख लेंगे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है सीखते सब है, लेकिन डेवलपमेंट की बात की जा रही है तो मैक्सिमम डेवलपमेंट होता है इन्फेंसी पीरियड में। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज एडवाइज्ड इन ऑल एक्सेप्ट, सभी में केवल ओनली स्तनपान की सलाह दी जाती है किसी एक को छोड़कर। हीमोलाइसिस ड्यू टू विटामिन के डेफिशिएंसी, इवनिंग कोलिक, गोल्डन कलर स्टूल या फिर प्रोलोंगेशन ऑफ फिजियोलॉजिक जॉइंटिस, सभी को आप क्या एडवाइस करेंगे कि ब्रेस्ट फीडिंग कराओ किसी एक को छोड़कर। तो यहाँ पर विटामिन के की डेफिशिएंसी वाले में हीमोलाइसिस होता है तो यहाँ पे फीड कराना है। यदि गोल्डन कलर का स्टूल है तो भी कराना है, फिजियोलॉजिक जॉइंटिस है तो भी कराना है, क्योंकि फीड करने से क्या होगा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग से कि बच्चा जो भी पोटी करेगा उसमें जो बिलिरुबिन का बढ़ा हुआ लेवल है वो भी धीरे धीरे क्या होगा, फ्लस्ड होगा। तो यहाँ पर लेकिन इवनिंग कोलिक बच्चों में, स्पेशली 1 साल तक के बच्चों में शाम के टाइम देखा होगा बहुत रोना स्टार्ट करते हैं, होता है उनमें कोलिक पेन के कारण। तो यहाँ पर आपको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराना है, कब, जब बच्चे को इवनिंग कोलिक की कंडीशन हो रही हो तब। नेक्स्ट वन, व्हेन एन इन्फेंट इज वॉमिटिंग अनकंट्रोलेबली इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द नर्स टू असेस विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। तो बच्चा यदि बिना रुके कंटिन्यूसली, इन्फेंट क्या 1 साल से कम उम्र का बच्चा यदि कंटिन्यूसली वॉमिट करते जा रहा है तो आप क्या कॉम्प्लिकेशन है जो असेस करेंगे, एसिडोसिस, एल्कलोसिस या फिर
हाइपोकैलेमिया या फिर हाइपरकैलेमिया। तो यदि बच्चा कंटिन्यूअसली वॉमिट कर रहा है तो आप उसके एल्कलोसिस लेवल को चेक करेंगे, क्योंकि उसको डेवलप हो सकता है। जो कॉम्प्लिकेशन बनेगा वॉमिटिंग के कारण होता है वो क्या होगा, एसिडोसिस का भी नहीं होता है, एल्कलोसिस देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज नेसेसरी फॉर द पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट। बहुत ईजी क्वेश्चन है कि यदि प्रेगनेंसी आप यूपीटी करते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो कौन सा हार्मोन होना चाहिए पॉजिटिव प्रेगनेंसी के लिए, तो वो होता है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि सेंक्टोट्रोफोब्लास्ट सेल रिलीज करेंगी। इसका नाम क्या है, HCG हार्मोन। क्या है, HCG हार्मोन। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ लेबर वुड द नर्स असिस्ट क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब हेड है जो थोड़ा सा विजिबल होना, वो किस स्टेज में देखने को मिलेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो क्राउनिंग देखने को मिलती है सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। किसमें, सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क इज नोन टू बी एसोसिएटेड विथ। तो यहाँ पर प्रोटेक्टिव इफेक्ट क्या है ब्रेस्ट मिल्क में ऐसा जो रहेगा, IgM एंटीबॉडीज, लाइसोजाइम्स, मास्ट सेल या फिर IgA एंटीबॉडीज। किसके कारण, तो इसमें होती हैं IgA एंटीबॉडीज, उसके कारण ब्रेस्ट मिल्क को क्या माना जाता है, सुरक्षात्मक प्रभाव या फिर एज एन प्रोटेक्टिव इफेक्ट के तौर पर। या फिर ये आ सकता है मिल्क में कौन सी एंटीबॉडीज होती हैं, तो वो है IgA। नेक्स्ट वन, फ्रॉग आई अपीयरेंस इज सीन इन। फ्रॉग आई, मेंढक जैसी आँख किस में देखने को मिलेगी, अकार्डिया, एनेन्सेफेली, डाउन सिंड्रोम या फिर पटाउ सिंड्रोम। फ्रॉग आई की मतलब मेंढक जैसी आंखें देखने को मिलेंगी जिन बच्चों को एनेन्सेफेली डेवलप हुआ हो, ये भी एक जन्मजात समस्या है। नेक्स्ट वन, द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ एन्यूरेसिस इन चिल्ड्रन। तो बच्चों में जो क्या है, यूरिन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वो क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, स्पाइना बाइफिडा, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस या फिर डायबिटीज मेलाइटिस। बच्चों में यदि कॉमन पूछा गया है तो इसका रीज़न होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। या तो बच्चे बहुत ज़्यादा थके हुए हों, स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो, या फिर उनको किसी ने मार दिया हो, डांट दिया हो, तो ऐसे केस में भी बच्चों को सूसू कराती है। नेक्स्ट वन, द अर्लीस्ट साइन ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ऑफ अ चेस्ट एक्सरेज। तो अर्ली साइन क्या है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाले मरीज के यदि चेस्ट एक्सरे कराते हैं तो क्या देखने को मिलेगा, इंक्रीज्ड हार्ट साइज, कार्लेस वी लाइन, पल्मोनरी एडिमा, प्लूरल इफ्यूजन। क्या विजुअलाइज होगा, यदि कंजेस्टिव हार्ट फेलियर वाला मरीज है तो सबसे फर्स्ट यहाँ पर एक्सरे कराएंगे तो अर्ली साइन होगा कि हृदय का आकार बड़ा दिखना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ हियरिंग लॉस। तो हियरिंग लॉस का जो टाइप है कौन सा नहीं है, कंडक्टिव, सेंसरी, सेंट्रल या फिर माला अडाप्टिव हियरिंग लॉस। कौन सा नहीं है, सेंट्रल भी है, सेंसरी भी है, कंडक्टिव है, लेकिन माल अडाप्टिव हियरिंग लॉस है जो नहीं है। नेक्स्ट वन, रिकरेंट एब्डोमिनल पेन इन चिल्ड्रन इज द मोस्ट ड्यू टू। तो बच्चों में कंटिन्यूअसली जो पेट दर्द होता है, बार बार पेट दुखने का कारण क्या है, राउंड वॉर्म, बिहेवियरल प्रॉब्लम, अमीबियासिस या फिर जियार्डियासिस। क्या हो सकता है, तो बच्चों में जो रिकरेंट एब्डोमिनल पेन का जो रीज़न है वो क्या है, इमोशनल या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम। क्या है, इमोशनल या फिर बिहेवियरल प्रॉब्लम। नेक्स्ट वन, ब्लिफराइटिस इज रिलेटेड टू। तो जो आपकी आईलेट्स में होने वाला इन्फेक्शन है वो क्या कहलाता है, ब्लिफराइटिस। तो ये किससे रिलेट करेगा आपकी आँखों से। नेक्स्ट वन, ऑल स्टेज ऑफ रेसेस आर सीन इन। तो रेसेस की सभी स्टेज किस डिसीज में देखने को मिलती है, चिकन पॉक्स में, स्मॉल पॉक्स में, मीजल्स की, टाइफॉइड में। तो सभी स्टेज देखने को मिलती हैं चिकन पॉक्स में। किसमें, चिकन पॉक्स में। नेक्स्ट वन, मीजल्स वैक्सीन इज गिवन अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम एट द एज ऑफ। तो मीजल्स वैक्सीन है जो कब दी जाती है, 6 वीक, 6 महीने, 9 महीने या फिर 18 महीने में। तो मीजल्स वैक्सीन दी जाती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 9 मंथ। कब, 9 महीने की आयु में और 9 वर्ष कंप्लीट होने के बाद। खसरे का टीका जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम है इसके तहत पूछा गया है, कब दिया जाता है, 9 महीने की आयु कंप्लीट करने के बाद। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स इज फाउंड इन फीमेल बिफोर प्यूबर्टी। मतलब प्यूबर्टी के पहले कौन सी सेल्स पाई जाती हैं, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, पोलर बॉडी या फिर ओवम।
क्या है जो प्यूबर्टी के पहले बस पाई जाती हैं, तो वो है प्राइमरी oocyte। क्या है? प्राइमरी oocyte। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलियर ऑफ विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में कॉज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। यदि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज करते हैं लेकिन कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल होने के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है? इंट्रायूट्राइन डिवाइस के कारण, माला एन के कारण, कंडोम के कारण, या फिर सेफ पीरियड मेथड के कारण? कौन सी मेथड के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है? तो वो होगी इंट्रायूटेराइन डिवाइस। क्या है? इंट्रायूटेराइन डिवाइस के कारण एक्टोपिक प्रेगनेंसी डेवलप हो सकती है। यदि इंट्रायूटेराइन डिवाइस की जो फेलियर हो जाती है तो कॉन्डोम के कारण ना ही होगी, क्योंकि कॉन्डोम सबसे सेफ 99% इफेक्टिव है। सेफ पीरियड मेथड, माला सेफ पीरियड मेथड में एक्टोपिक प्रेगनेंसी नहीं होगी, सीधा प्रेगनेंसी कंसीव होगी यदि फेल होती है तो। माला इनके फेलियर रेट बहुत कम है क्योंकि हार्मोनल है, लेकिन इंट्रायूट्राइन डिवाइस की फेलियर यदि होती है तो यहाँ पर जो प्रेगनेंसी कंसीव होगी वो कौन सी हो सकती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट वन, यूट्राइन इनर्शिया इज अ, गर्भाशय जड़ता क्या है? डिसऑर्डर ऑफ यूट्रस, डिसऑर्डर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, इनवर्ड मूवमेंट ऑफ यूट्रस, या फिर एब्सेंस ऑफ यूट्रस। क्या है? तो एक कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन के कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही कम आना, वो क्या कहलाता है? डिसऑर्डर ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और यूट्राइन इनर्शिया। नेक्स्ट वन है, द स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इन इंडिया टुडे। तो ये पुराना पेपर है, तो यहाँ पे कहा गया है कि डेमोग्राफिक साइकिल है जो इंडिया में वो कौन सी स्टेज पर है? लो स्टेशनरी, हाई स्टेशनरी, अर्ली एक्सपेंडिंग, या फिर लेट एक्सपेंडिंग। तो जो डेमोग्राफिक साइकिल की यहाँ पर क्या है? स्टेज होती हैं, मैंने आपको डेमोग्राफिक वाली क्लास में पढ़ाया है। तो डेमोग्राफिक साइकिल की जो स्टेज है अकॉर्डिंग टू दैट स्टेज के, पहली होती है हाई स्टेशनरी, दूसरी अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरी लेट एक्सपेंडिंग, चौथी लो स्टेशनरी और पांचवी डिक्लाइन। हाई स्टेशनरी, दूसरी अर्ली एक्सपेंडिंग, तीसरी लेट एक्सपेंडिंग, चौथी लो स्टेशनरी और पांचवी होती है डिक्लाइन। अब इंडिया की बात की गई है तो इंडिया कौन सी स्टेज में है? तो इंडिया लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। किसमें? लेट एक्सपेंडिंग स्टेज में। अकॉर्डिंग टू दैट पेपर के, जो पुराना पेपर है उसके अकॉर्डिंग यदि हम बात करें अभी रिसेंट में कि इंडिया कौन सी स्टेज में है, तो इंडिया है अभी फर्स्ट स्टेज में। किसमें? हाई में। तो यदि आपको हाई का मतलब यहाँ पे क्या है? डेमोग्राफिक साइकिल के अकॉर्डिंग हाई का मतलब क्या है? बर्थ रेट बहुत ज्यादा। क्या है? बर्थ रेट बहुत ज्यादा। तो यदि आपको रिसेंट में पेपर आता है तब आप क्या कहेंगे? हाई स्टेशनरी स्टेज। नेक्स्ट वन इज द एलिमेंट ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर इज। तो प्राइमरी हेल्थ केयर के एलिमेंट कैसे? वाटर सप्लाई, इम्यूनाइजेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। क्या एलिमेंट है यहाँ पर? तो ये सभी है। क्या है? ये सभी है। नेक्स्ट वन, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन। तो मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाएगा? सेक्स रेशियो, डेमोग्राफी, अर्बनाइजेशन, या फिर फैमिली वेलफेयर। तो ह्यूमन पॉपुलेशन की स्टडी क्या कहलाती है? जनसांख्यिकी और डेमोग्राफी। क्या? जनसांख्यिकी और डेमोग्राफी। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी एम ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 इज। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का प्रथम उद्देश्य क्या है? प्रायोरिटाइजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ सिस्टम, फाइनेंसिंग हेल्थ केयर सर्विसेज, यूनिवर्सल एक्सेस टू फ्री ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज, या ऑल ऑफ दी अबव। 2017 की जो प्राइमरी एम है नेशनल हेल्थ पॉलिसी का, ये सभी एम रखे गए हैं कि निःशुल्क दवाओं का और जो फ्री ड्रग है एक्सेस है वो प्रोवाइड कराना, फाइनेंसिंग सपोर्ट करना, और यहाँ पर जो गवर्नमेंट का जितनी भी हेल्थ केयर सिस्टम है उनमें गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ज्यादा होना। नेक्स्ट वन, द प्रेजेंट नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर। नेशनल मेंटल हेल्थ पॉलिसी कब लाई गई थी? 2012 में, 14 में, 16 में कि 17 में? कब लाई गई थी? तो ये आई थी 2014 में। नेक्स्ट इज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन हैविंग सक्सेसफुल टेलीमेडिसिन इन इंडिया इज। टेलीमेडिसिन को लेके मैंने बहुत टाइम पहले, जब कोविड के पहले बहुत यूज हुआ टेलीमेडिसिन,
उस टाइम पे पढ़ाया था। तो टेली मेडिसिन है सबसे पहले कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? नारायण हृदयालय में, एस्कॉट्स दिल्ली में, फोर्टिस में कि वोकार्ड में, कहाँ पर ये स्टार्ट किया गया था? सबसे पहले स्टार्ट हुआ था नारायण हृदयालय में। नेक्स्ट वन, द साइड इफेक्ट ऑफ कंज्यूमिंग ओरल पिल्स इज। ओरल पिल्स के साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया, वॉमिटिंग, हाइपरटेंशन, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या फिर नन ऑफ द अबव। तो ओरल पिल्स का फर्स्ट साइड इफेक्ट होता है नोजिया और डिजीनेस का फील होना। नेक्स्ट वन, द ग्लोबल एक्शन प्लान अंडर यूनिवर्सल आई हेल्थ फॉर प्रोविजन ऑफ इफेक्टिव एंड एक्सेसिबल आई केयर वॉज फॉर्मुलेटेड फॉर अ पीरियड बिटवीन। तो प्रभावी एवं सुलभ नेत्र सुश्रुता सेवा उपलब्ध कराने हेतु वैश्विक नेत्र स्वास्थ्य के अंतर्गत किया जाने वाला ग्लोबल एक्शन प्लान है जो कब लाया गया था? 2010 से 2020 के बीच में, 2014 से 2020 के बीच में, 2015 से 2020 के बीच में कि 2016 से 2020 के बीच में? कब ये प्लान है जो लाया गया था? तो ये प्लान आया था 2014 से 2020 के बीच में। नेक्स्ट, डॉट्स थेरेपी कैटेगरी थर्ड मेडिसिन डज नॉट इंक्लूड। तो डॉट्स की जो तीसरी कैटेगरी है, डॉट्स थेरेपी की जो कैटेगरी नंबर थर्ड है, उसमें कौन सी मेडिसिन इंक्लूडेड नहीं है? क्वेश्चन नंबर 74 में आप देखिए कहा गया है कि डॉट्स थेरेपी में कौन सी मेडिसिन इंक्लूडेड नहीं है, सॉरी थर्ड कैटेगरी में कौन सी मेडिसिन इंक्लूडेड नहीं है? आइसोनियाजिड, रिफाम्सिन, इथाम्ब्यूटोल या फिर पायराजिनामाइड। तो जो डॉट्स थेरेपी है, क्या है? डॉट्स थेरेपी है यहाँ पर थर्ड मेडिकेशन पूछा है यहाँ पर, सॉरी कैटेगरी थर्ड है। तो कैटेगरी थर्ड की मेडिसिन कौन सी नहीं है? तो यहाँ पर जो मेडिकेशन है पहले आपको वो पता होगा तब आप बता पाएंगे। तो यहाँ पर थर्ड कैटेगरी में जो मेडिकेशन आती है आपकी, थर्ड कैटेगरी में आपकी क्या क्या? पायराजिनामाइड है, रिफाम्सिन है, आइसोनियाजिड है, रिफाम्सिन है, लेकिन इथाम्ब्यूटोल इंक्लूडेड नहीं है। किसमें? थर्ड कैटेगरी में। बाकी सेकंड में और फर्स्ट में इंक्लूडेड है लेकिन थर्ड में इंक्लूडेड नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज द शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम। तो शॉर्ट टर्म क्या ऑब्जेक्ट थे नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के? डिटेक्शन ऑफ मैक्सिमम टीबी केसेस, वैक्सीनेट न्यूबॉर्न एंड इन्फेंट विद बीसीजी, ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर इसके सभी थे कि टीबी के ज्यादा से ज्यादा केस को डिटेक्ट करना, वैक्सीनेट करना न्यूबॉर्न और इन्फेंट को, क्योंकि 2 बार यदि जन्म के समय नहीं है वैक्सीन दी जाती है तो 1 साल की उम्र तक दे सकते हैं, और टीबी के केसेस का ट्रीटमेंट करना। तो ये सभी शॉर्ट टर्म गोल रखे गए थे। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज ट्रू अबाउट एनर्जी फ्रॉम एन इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में ऊर्जा प्रवाह का यहाँ पर एनर्जी फ्लो है जो सही चीज आपको बताना है, क्या है? तो यहाँ पर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। क्या है? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। आपने 10th और 9th में पढ़ा होगा कि मोर को सांप खा गया, चूहे को सांप ने खाया, इस तरीके से जो पूरा इकोसिस्टम है यहाँ पर सेम एज वही पूछा है कि पहले उत्पादक मतलब जो चीजें बन रही हैं, फिर उपभोक्ता, फिर अपघटक। नेक्स्ट वन, एन ऑर्गेनिज्म विच कैन मॉनिटर एयर पॉल्यूशन इज। कौन से ऑर्गेनिज्म जो एयर पॉल्यूशन को बता सकते हैं? फंगई, एल्गी, बैक्टीरिया या फिर लिचेन, सॉरी लाइकेन। क्या है यहाँ पर? तो होंगे लाइकेन। क्या है? लाइकेन एयर पॉल्यूशन है जो यहाँ पे वो प्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? लाइकेन का यहाँ पर जो एयर पॉल्यूशन वाला इंडिकेटर है, क्या है? सेंसिटिव होते हैं एटमॉस्फेयर को लेके, जैसे कि नाइट्रोजन को लेके। तो जब भी ये क्या करते हैं कि जो अपना न्यूट्रिएंट्स और पानी को वेट और ड्राई फॉर्म में लेते हैं, तो नाइट्रोजन का जब भी डिपोजिशन बढ़ता है, नाइट्रोजन का डिपोजिशन ज़्यादा होता है, तो एक तरीके से एयर में जो लेवल है वो बता सकते हैं एयर पॉल्यूशन का। तो क्या है? लाइचेन और लाइकेन। नेक्स्ट वन, ग्रीन ब्लॉक्स आर रेफर्ड टू। ग्रीन ब्लॉक्स क्या है? प्रोबायोटिक कर्ड, बायोब्रिक्स, ग्रीन कवर या फिर ग्रीन मिनिस्ट्री। क्या है यहाँ पर?
तो ये क्या है, बायोब्रिक्स। नेक्स्ट वन, व्हाट इज अ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या है? Many type of flora and fauna in one forest, many type of flora and fauna in many forest, many population of one species in one forest have all of the above। तो यहाँ पर क्या है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अलग अलग टाइप के फ्लोरा एक ही जंगल में होना। एक वन में अनेक प्रकार के पेड़ पौधे व पशुओं का वर्ग, वो क्या है, जैव विविधता और बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट वन, द थ्योरी ऑफ इवैल्यूएशन वाज पुट फॉरवर्ड बाय, क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था? अरस्तु, लुईस पास्चर, ग्रेगर मेंडल या फिर चार्ल्स डार्विन ने? किसने दिया था? तो दिया था चार्ल्स डार्विन ने, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर? कौन सी प्रोसेस से CO2 का लेवल नहीं बढ़ेगा इन्वायरमेंट में? ब्रीदिंग से, बर्निंग ऑफ पेट्रोल, फोटोसिंथेसिस या फिर एरोबिक डिके ऑफ वेजिटेशन? किससे नहीं बढ़ेगा? तो वो होगा फोटोसिंथेसिस से। किससे? फोटोसिंथेसिस से। सांस ले छोड़ेंगे तो CO2 बढ़ेगी, एरोबिक डिके होगा वेजिटेबल्स का तो भी बढ़ेगी, पेट्रोल जलाएंगे तो भी होगी, लेकिन वनस्पति का वायुजीवी गलन, उससे आपकी CO2 का लेवल नहीं बढ़ेगा। नेक्स्ट इज, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? चेकिंग एटॉमिक ब्लास्ट, मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल, सीवेज ट्रीटमेंट या फिर ऑल ऑफ दी अबव। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन मतलब पर्यावरणीय प्रदूषण को आप कैसे रोक सकते हैं? तो ये सभी चीज़ों से कि सीवेज का प्रॉपर ट्रीटमेंट हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाई जाए एज कम्पेयर टू डीजल पेट्रोल के, और एटॉमिक ब्लास्ट होते हैं उनको रोक के। नेक्स्ट वन, द बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंट्रोल्ड कंडीशन इज नोन एज, कार्बनिक नियंत्रण परिस्थिति में जैविक अपघटन को क्या कहेंगे आप? पायरोलाइसिस, सैनिटरी लैंडफिल, भस्मीकरण या फिर कंपोस्ट बनाना और खाद बनाना, क्या कहलाएगा? ये कहलाता है कंपोस्ट और खाद बनाना। जैसे गड्ढा खोद के उसके नीचे बहुत सारा गोबर, पत्ते वत्ते सब डाल के रख दो और 6 महीने में निकालो तो पूरा क्या होगा, खाद बन जाएगा, तो क्या कहलाता है? कंपोस्टिंग। नेक्स्ट वन, द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय, तो सबसे ज्यादा जो जैविक क्षति है किसके द्वारा होगी? एक्स किरणों के द्वारा, बीटा किरणों के द्वारा, गामा किरणों के द्वारा कि अल्फा किरणों के द्वारा? किसके द्वारा सबसे ज्यादा है जो क्षति हो सकती, डैमेज हो सकता है? तो वो वाई रेस के कारण। किसके कारण? वाई रेस के कारण। द टर्म ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज गिवन बाय, हरित क्रांति किसने दी थी? विलियम गॉड, चार्ल्स एल्टन, यूजीन ओडम या फिर MS स्वामीनाथन। ये CHO में बहुत क्वेश्चन आया जब 2019 में CHO का एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है? ग्रीन रेवोल्यूशन जो टर्म है किसने दिया था? तो ग्रीन रेवोल्यूशन का जो टर्म है, यदि हम बात करें एग्रीकल्चर के फील्ड से लिया गया है, और यहाँ पर जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इसमें गेहूं के प्रोडक्शन पर है जो ज्यादा जोर दिया गया था। किस पे? गेहूं के प्रोडक्शन पर इसमें ज्यादा जोर दिया गया था। हरित क्रांति की बात करते हैं हम तो यहाँ पर अभी नाम किससे जुड़ा हुआ है ये आपको एग्जाम में आता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन यदि हम इंडिया में बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर अलग है, लेकिन यहाँ पर पूरा ऑल ओवर बात की गई है। विलियम एस गॉड ने, किसने? विलियम एस गॉड ने ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द जो यूज किया है। नेक्स्ट वन, और यदि इंडिया की बात करें हम, यदि इंडिया की बात करें तो MS स्वामीनाथन। याद रखना है कि यदि टर्म की बात करें, ग्रीन रेवोल्यूशन टर्म किसने दिया? विलियम गॉड ने, लेकिन यहाँ पे साथ में इंडिया जोड़ दें या फिर विलियम गॉड का नाम ना हो तब आपको MS स्वामीनाथन मार्क करना है। लेकिन जब भी आपको MS स्वामीनाथन, विलियम गॉड और हरित क्रांति दिया जाता है तो आपको विलियम गॉड को मार्क करना, लेकिन इंडिया जोड़ दें तो MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट वन, डिल्यूजन इज अ डिसऑर्डर ऑफ, तो डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? परसेप्शन, थॉट, अटेंशन या फिर पर्सनालिटी। तो डिल्यूजन किसका डिसऑर्डर है? तो ये है यहाँ पर थॉट डिसऑर्डर। डिसओरिएंटेशन इज मोस्ट कॉमनली सीन इन डिसओरिएंटेशन, मतलब जो आपके आसपास चीजें हैं वो ना पहचानना, वो किसमें देखने को मिलेंगे? ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज, सिजोफ्रेनिया, मैनिया या फिर नन ऑफ द अबव।
किसमें होगी ये कंडीशन? तो होगी ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज में। नेक्स्ट वन, अ पेशेंट कीप रिपीटिंग द लास्ट फ्यू वर्ड व्हाट ही हियर्स, द कंडीशन इज नोन एज। तो यदि मरीज है जो भी वर्ड आपसे सुने हैं वो बार बार रिपीट कर रहा है तो क्या है? नियोलोगिज्म, इकोपैरेक्सिया, इकोलेलिया, फिर थॉट इंसर्शन। ये कहलाएगा इकोलेलिया, मतलब जो भी आप बोल रहे हैं उसको बार बार रिपीट करना। नेक्स्ट वन, परसिक्यूटरी डिल्यूजन इज कॉमन इन। तो परसिक्यूटरी डिल्यूजन देखने को किसमें मिलेगा? सीजोफ्रेनिया, पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस या फिर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में किसमें देखने को मिलेगा? तो होगा पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया में, शकीला टाइप का जो है उसमें। नेक्स्ट वन, द पर्सन इज एबल टू स्पीक ओनली इन विस्पर इज नोन एज। एक व्यक्ति जो फुसफुसाकर बस बात कर सकता है उसको क्या कहेंगे आप? अफोनिया, म्यूटिज्म, स्टूपरनेस या फिर अफासिया। क्या शब्द यूज किया जाएगा? उसको कहलाएगा एफोनिया। क्या है? एफोनिया, खुसखुसा के बात करना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग थेरेपीज इज बेस्ड ऑन लर्निंग थ्योरी। लर्निंग थ्योरी पर कौन सी थ्योरी डिपेंड है? लोगो, साइको एनालिसिस, बिहेवियर या फिर इंटरपर्सनल थ्योरी। यहाँ पर पूछी गई है लर्निंग थ्योरी, तो यह बिहेवियर थेरेपी। एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, एक्सट्रीम फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस देखने को मिलता है मैनिया में। कौन सी स्टेज में? एलेशन, एक्सटेसी, एक्सल्टेशन या फिर यूफोरिया में। किसमें देखने को मिलेगा? ये देखने को मिलेगा यूफोरिया में, मरीज जरूरत से ज्यादा खुश होगा। ईगो वर्ड्स बेस्ड ऑन, तो ईगो है जो किस पर काम करेगा? रियलिटी पे, प्लेजर, परफेक्शन या फिर कोइंसेंस पर। किस पे काम करेगा ईगो? तो ये रियलिटी प्रिंसिपल पर। आईडी ईगो सुपर ईगो पढ़ा है, तो ईगो किस पे काम करता है? रियलिटी प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट, द वर्ल्ड पॉपुलेशन दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाएंगे? 11 जुलाई, 21 सितंबर, 21 जनवरी या फिर 11 जून को। कब मनाते हैं हम? ये मनाते हैं हम 11 जुलाई को। नेक्स्ट, रिलीजन इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है किसका? सोशल प्रोसेस का, सोशल कंट्रोल, कम्युनिटी या फिर मॉडर्नाइजेशन का। किसका है? तो ये है सोशल कंट्रोल का। अब यहाँ पे आपके 5 क्वेश्चन है एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट के। क्वेश्चन है यहाँ पर, द कोड ऑफ एथिक्स इन नर्सिंग वाज अडॉप्टेड एंड पब्लिश्ड बाय द। नर्सिंग के जो कोड है और एथिक्स है कब किसके द्वारा अडॉप्ट करके पब्लिश किए गए थे? इंडियन नर्सिंग काउंसिल, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल, WHO या फिर इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। किसने पब्लिश किए थे? तो नर्सिंग की जो थीम से लेके पब्लिकेशन तक है वो कौन करता है? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस। नेक्स्ट वन, द टेक्निक ऑफ काउंसलिंग इन विच इमोशनल एस्पेक्ट्स आर मोर सिग्निफिकेंट देन द इंटेलेक्चुअल इज नोन एज। तो यहाँ पर कौन सी काउंसलिंग है जिसमें परामर्श देने की विधि बौद्धिक पहलू की तुलना में भावनात्मक पहलू से ज्यादा है? तो यहाँ पर कौन सी होगी? काउंसलर सेंटर्ड, क्लाइंट सेंटर, इलेक्टिव काउंसलिंग या फिर सुपरवाइजरी काउंसलिंग। तो वो होगी यहाँ पर क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। क्या है? क्लाइंट सेंटर्ड काउंसलिंग। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेसिक स्टेज इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग रिसर्च एक्सेप्ट। रिसर्च में सब कुछ इन्वॉल्व है किसी एक को छोड़कर। प्लानिंग होती है, इम्प्लीमेंटेशन होता है, कम्युनिकेशन होगा, लेकिन इवैल्यूएशन रिसर्च में कभी भी नहीं निकाला जाता है। प्लानिंग स्टेज ऑफ रिसर्च प्रोसेस इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स एक्सेप्ट। रिसर्च में जब प्लानिंग स्टेज आती है उसमें सब कुछ होगा किसी एक को छोड़कर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर, राइटिंग द रिपोर्ट, पायलट स्टडी, सिलेक्शन ऑफ सैंपल। रिसर्च प्रोसेस कंटिन्यूअस चलते जाती है, लेकिन प्लानिंग स्टेज की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे आप रिपोर्ट नहीं लिखेंगे। लास्ट का आंसर आप लोग को देना है। क्वेश्चन में है नॉन प्रोजेक्टेड टीचिंग एड आर ऑल्सो नोन एज। तो नॉन प्रोजेक्टेड जो लास्ट क्लास ली थी उसमें प्रोजेक्टेड एड था, इसमें नॉन प्रोजेक्टेड एड कौन सा है? ग्राफिक एड है, एंटरटेनिंग एड है, विजुअल एड है कि ऑडियो एड है? तो आई होप आपको ये पेपर आपके अपकमिंग एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो। कोई भी आपको डाउट रह जाते हैं तो आप पूछ सकते हैं। जिनका भी अपकमिंग टाइम में MPCHO का पेपर है उनके लिए पेपर्स अवेलेबल है। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पेपर्स विद सीरीज परचेज कर सकते हैं। पेपर प्लस सीरीज का चार्ज है आपको 175 रुपये, जिसमें आपको 16 पेपर है MP के NHMCHO, जिसमें 4
NHM के, बाकी 12 पेपर CHO के हैं, प्लस 13 सीरीज हैं। ये सभी पेपर और ये सीरीज आपको 175 रुपीज़ में अवेलेबल होंगी। आप इन सब का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। सभी सॉल्व हैं और सभी हिंदी इंग्लिश में है पूरे पेपर, जैसा आपको ये दिख रहे हैं सेम है वैसे ही। तो आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो, हेल्पफुल हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। बाय बाय, टेक केयर।